हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। माय नेम इज़ अंशुमान एंड टुडे वी आर गोइंग टू सी लेक्चर 24 इन आवर सीसैट प्रैक्टिस सीरीज इनिशिएटिव फॉर योर अटेम्प्ट ऑफ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इन 23 एंड 24। तो आपको पता है 23 के प्रीलिम्स में अब ज़्यादा दिन नहीं बचा हुआ है, नियरली 140 डेज आपके बचे हुए हैं। तो जैसे जैसे नज़दीक आते जाएगा एग्ज़ाम, आपको पता है जीएस का लोड काफ़ी बढ़ जाएगा। तो अभी के टाइम को आप अच्छे से यूटिलाइज़ करिए और सीसैट का प्रिपरेशन, अगर आपको वीक लगता है आपका, तो अभी ही टाइम है कि आप सीसैट पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि लेटर ऑन आपको पता है जीएस का लोड बढ़ जाता है। जैसे करंट अफेयर्स, स्टैटिक पोर्शन आपको रिवाइज करना रहता है। तो इसी कारण आप इस सीसैट प्रैक्टिस सीरीज़ में नियर अबाउट 23 लेक्चर्स हमने देखा है, तो उसको आप देख सकते हैं और अपने सीसैट को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब इससे पहले हमारा एक और सीरीज़ आया था, सीसैट प्रैक्टिस सीरीज़ फॉर 2022, जो हमने 2022 के अटेम्प्ट के लिए किया था। उस सीरीज़ को भी आप देख सकते हैं। उसमें भी हमने बहुत अच्छे कंसेप्ट्स को देखा था और वहाँ पे भी हमने क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस किए थे। तो वो सीरीज़ भी आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अब देखिए, पिछले लेक्चर में हमने लेक्चर 23 में कंसेप्ट ऑफ कैलेंडर पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। कैलेंडर एक कंफ्यूजिंग टॉपिक है, तो हमने उसके कंसेप्ट्स को देखा था कि कैलेंडर कैसे वर्क करता है, कैसे साइक्लिसिटी ऑफ 7 डेज शो करता है, और उस पर बेस्ड अगर कोई भी क्वेश्चंस आता है तो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जो लोग भी उसको देखे थे, आप जो है कैलेंडर पे बेस्ड क्वेश्चंस और भी प्रैक्टिस करें। अगर आपको जहाँ से भी मिलता है प्रैक्टिस करें, लेकिन अगर आप PYQs बना के जाते हैं तो आपको अंदाज लग जाता है कि किस तरह का क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और यही हमने लेक्चर 23 में किया। अब लास्ट लेक्चर में हमने एक क्वेश्चन दिया था लास्ट में कि फाइंड दी ट्रेलिंग जीरोज। एक ऐसा एक्सप्रेशन आपको था 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 10 एंड अप टू 50 करना है। तो इससे जो भी नंबर निकल के आएगा उसमें ट्रेलिंग जीरोज कितने होंगे। ट्रेलिंग जीरोज का कंसेप्ट जो है आप जानते हैं क्या होता है। वैसे जीरोज जो किसी भी नंबर के लास्ट में आते हैं, आपको काउंट करना है और बताना है कि ट्रेलिंग जीरोज कितने होंगे। ठीक है, बहुत लोगों ने इसका आंसर पोस्ट किया। कुछ लोगों ने 11 बोला, कुछ लोगों ने 5 बोला, कुछ लोगों ने 6 बोला। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बना सकते थे। देखिए, अब किसी भी नंबर में किसी भी एक मल्टीप्लिकेटिव एक्सप्रेशन में अगर आपको ट्रेलिंग जीरोस निकालने बोला जाता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है कि अगर आपको किसी भी नंबर में जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं 62570000, ठीक है, कि आपको एक नंबर है, तो इसमें ट्रेलिंग जीरोस कितने हैं आपके पास? इसमें आपके पास 3 ट्रेलिंग जीरोस हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप इसको ऐसे लिखेंगे 6257 इंटू 10⁻³ लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं। तो बेसिकली आपको क्या काउंट करना है कि इसमें 10 कितने आएंगे। अगर इसको हम लोग मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में लिख रहे हैं तो आपके पास कितने ज़्यादा 10 का आप कितना 10 जो है वो निकाल सकते हैं, उसी पर आप बता पाएंगे कि आपके पास कितने जीरोस हैं। अब एक 10 को लाने के लिए आपके पास क्या चाहिए? एक 2 चाहिए और एक 5 चाहिए। ठीक है, आपको एटलीस्ट 1 ट्रेलिंग जीरो होने के लिए आपको जो मल्टीप्लिकेटिव एक्सप्रेशन है उसमें एक 2 होना चाहिए और एक 5 होना चाहिए। ठीक है, अगर हम लोग को ये पता चल जाए कि हमारे पास 2 कितना है और हमारे पास 5 कितना है, तो उस हिसाब से हम ये बता पाएंगे कि हमारे पास जीरोस कितने होंगे। ठीक है, दूसरी बात क्या है इसमें इंपॉर्टेंट, कि आपको देखना पड़ेगा कि आपका लिमिटिंग फैक्टर क्या है। लिमिटिंग फैक्टर का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास 2 ज़्यादा है और 5 कम है, तो 5 डिसाइड करेगा कि आपके पास ट्रेलिंग जीरोस कितना होंगे। क्योंकि आपको पता है कि आपको 10 के लिए एटलीस्ट 2, एक 2 और एक 5 चाहिए। तो अगर आपके पास 5 कम रहेगा तो उतना ही जीरो ना आपके पास आएगा, क्योंकि बाकी 2 जो है वो जीरो नहीं ला पाएगा, क्योंकि उतना 5 है ही नहीं। ठीक है, सेम कंसेप्ट ऐसा भी हो सकता है कहीं कहीं पे कि आपका 2 जो है वो लिमिटिंग फैक्टर बन जाए। ठीक है, 2 आपका कम है अगर 5 से, तो उस केस में नंबर ऑफ टूज कितने हैं इस जिस भी आपको जो भी मल्टीप्लिकेटिव एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो डिसाइड करेगा कि आपका जीरोस कितना है या ट्रेलिंग जीरोस कितना है। बस यही सेम कंसेप्ट हमें यहाँ पे लगाना है। तो चलिए देखते हैं, इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं, स्टार्टिंग से देखते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपके पास है 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 50। तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 एंड अप टू 50, ऐसा कुछ है। तो आप क्या करिए, इस एक्सप्रेशन से 2 कॉमन बाहर निकाल लीजिए। तो अगर आपने 2 बाहर निकाल लिया तो आपके पास अंदर क्या बचता है? अगर आप देखेंगे तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 एंड अप टू दिस इज इंटू 25। ठीक है, और बाहर
आप क्योंकि टू आपके हर हर एक्सप्रेशन से आपने टू निकाला है और सब आपस में मल्टीप्लिकेशन में है, तो बाहर क्या आ जाएगा आपका 2^25, ठीक है, क्योंकि 25 टर्म्स है और हर से आपने एक एक टू निकाला है तो बाहर आ गया 2^25। अंदर देखिए ये क्या बच गया आपका 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू 25 है, तो इसको हम लोग ऐसे रीअरेंज कर सकते हैं 2^25 इंटू 25 फैक्टोरियल। ठीक है, आपके पास ये फाइनल एक्सप्रेशन आ गया। अब इस एक्सप्रेशन में आपको देखना है कि आपका 2 ज़्यादा है या 5 ज़्यादा है। जो भी आपका कम रहेगा वही मेरा डिसाइड करेगा कि हमारे पास ट्रेलिंग जीरोस कितने होंगे, क्योंकि आपको एक 10 के लिए एटलीस्ट 1 2 चाहिए और 1 5 चाहिए। ठीक है, अब देखिए, अब आप ऑलरेडी देख रहे हैं कि इस एक्सप्रेशन में 2^25 आपका बाहर है। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं कि आपका 2 जो है वो बहुत अबंडेंस में है, 2 का कमी नहीं है कहीं से भी। आप देख रहे हैं 2 आपका ऑलरेडी 2^25 में है और 25 फैक्टोरियल में भी बहुत सारा 2 है। तो हमें यहाँ पर समझ में आ रहा है कि 2 जो है वो डेफिनेटली जो नंबर ऑफ 2s है वो नंबर ऑफ 5 से ज़्यादा है। तो अब हम सिर्फ इतना निकाल लें कि हमारे पास अगर नंबर ऑफ 5 कितना है तो हम बता पाएंगे कि हमारा ट्रेलिंग जीरोस कितना होगा। ठीक है, तो आपको नंबर ऑफ 5 अब निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे? आपके पास 25 फैक्टोरियल है और इसमें बताना है कि टोटल आपका 5 कितनी बार आएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग डायरेक्टली कैसे सॉल्व करते हैं? अगर आपको जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी फैक्टोरियल में अगर किसी भी प्राइम नंबर का हाईएस्ट पावर चाहिए तो हम क्या करते हैं, उसका जो उसको है उसको डिवाइड करते जाते हैं जो भी प्राइम नंबर है उससे, और जब तक हमारा जो है आप बोल सकते हैं जो डिविडेंड है वो डिविजर से छोटा होना हो जाए, तब तक जो है हम सारे को डिवाइड करते जाते हैं और जो क्वेश्चंस आता है उसको ऐड कर देते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल हुआ 25 में अगर हमको हाईएस्ट पावर ऑफ 5 चाहिए, 5 एक प्राइम नंबर है, तो क्या करना है 25 को पहले 5 से डिवाइड करिए, तो आपका क्या आ जाता है? आपका क्वेश्चन आता है 5। ठीक है, अभी भी देखिए 5 जो है वो 5 के बराबर है, तो इसको एक बार और डिवाइड करेंगे, 5 डिवाइडेड बाई 5 आपका क्वेश्चन कितना आता है? 1। ठीक है, अब देखिए 1 जो है वो 5 से छोटा हो गया, तो हमने यहाँ पे डिवीजन रोक देना है और सारे क्वेश्चंस को ऐड कर देना है। तो 5 है यहाँ पर और यहाँ पर 1 है, तो 5 + 1 करिए तो कितना हो जाएगा? 6। यानी 25 फैक्टोरियल में आपका नंबर ऑफ 5 कितना है? 5^6 है। अब देखिए 5^6 आपका जो है ऑब्वियसली आपका 5 जो है वो कम नंबर में है कंपेयर टू 2, तो यही डिसाइड करेगा कि आपका ट्रेलिंग जीरोस कितना है। ठीक है, तो जो लोग भी बोल रहे थे आंसर में कि ट्रेलिंग जीरो 6 है, तो उनका आंसर बिल्कुल सही है। इस एक्सप्रेशन में जो है अगर आपका जो भी नंबर मल्टीप्लाई होकर आएगा और आप लास्ट में देखेंगे तो उसमें कितने जीरोस होंगे? 6 जीरोस। ठीक है, तो आपका सही ऑप्शन है 6 ट्रेलिंग जीरोस। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जिसका भी 6 आंसर आया था उनका बिल्कुल सही है। परसेंटेज पर बेस्ड क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व करते हैं। द एक्चुअल एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बट वाइल मेजरिंग इट्स लेंथ अ स्टूडेंट डिक्रीजेज इट बाय 20%। ठीक है, लेंथ को 20% डिक्रीज कर देता है एंड ब्रेड्थ इंक्रीजेज बाय 25%। द परसेंटेज एरर इन एरिया कैलकुलेटेड बाय द स्टूडेंट इज। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए होता क्या है, आपको रेक्टेंगल के एरिया को कैसे हम लोग निकालते हैं। रेक्टेंगल है आपका एक ऐसा ज्योमेट्रिक फिगर है, इसमें जो लॉन्गर साइड होता है उसको हम लोग लेंथ बोलते हैं, तो उसको एल से डिनोट करते हैं। जो शॉर्टर साइड होता है उसको ब्रेड्थ बोलते हैं, तो उसको बी से डिनोट करते हैं। एरिया क्या होता है? एरिया इज एल इंटू बी। ठीक है, नॉर्मली एरिया आपका लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि किसी एक स्टूडेंट ने गलती से लेंथ मेजर करते समय क्या हुआ कि 20% कम लेंथ जो है वो नाप लिया। तो अगर 20% लेस किया है तो 20% के करस्पॉन्डिंग आपका फ्रैक्शन क्या होता है? जल्दी से बताइए। 20% के करस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन क्या होता है आपका? 1/5। अब कम नापा है और 20% लेस कर दिया है लेंथ को, तो लेंथ पहले L था लेकिन स्टूडेंट ने कितना उसको मेजर किया है? बेसिकली आप 20% घटा देंगे तो कितना मेजर किया है? 4/5L, मतलब 1 - 1/5, तो ये कितना हो गया? 4/5L। ठीक है, वैसे ही ब्रेड्थ के साथ क्या किया है कि ब्रेड्थ को इंक्रीज कर दिया है 25% से, मतलब B के जगह उन्होंने क्या कर लिया है? 25% इंक्रीज कर दिया है। तो 25% इंक्रीज करने का मतलब क्या हुआ? 25% के करस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन क्या होता है आपका? 1/4। इंक्रीज कर दिया है तो कितना हो गया? 1 + 1/4। तो आपका एक्चुअली ब्रेड्थ क्या ले लिया है उसने? 5/4B। ठीक है, अगर ये लेंथ नापा है और ये ब्रेड्थ नापा है तो एरिया उन्होंने कितना नापा है? एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा 4/5L इंटू 5/4 ब्रेड्थ। ठीक है, आप देख रहे हैं 4 कट हो गया, 5 कट हो गया, तो अभी भी लेंथ इंटू ब्रेड्थ ही आ रहा है।
तो हुआ क्या है कि भले उसने गलती से लेंथ को कम नाप लिया, ब्रेड्थ को ज़्यादा नाप लिया, लेकिन उसका फाइनल एरिया जो है वो सेम आ गया। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा कि उसके जो एरिया का है और ओरिजिनल एरिया के बीच में जो है वो कोई भी एरर नहीं रह जाता है। भले उसने जो है गलती से लेंथ नाप लिया है, लेंथ को घटा दिया है और ब्रेथ को बढ़ा दिया है, लेकिन फिर भी आपके फाइनल एरिया पे कोई भी अंतर नहीं आया। ठीक है, डेफिनेटली इसके अलावा कोई और परसेंटेज होता, ठीक है, तो उसमें चांसेस रहता कि एरर आ जाता। लेकिन जब भी आप इस तरह से इंक्रीज करते हैं 20% और 25%, आपको पता है कुछ ऐसे परसेंटेज होते हैं जो कि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर 20% को हमने घटाया और 25% से इंक्रीज कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर फाइनली मेरे आंसर पे इफेक्ट नहीं पड़ा। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आपसे सीसैट में भी पूछा गया है कि एक नंबर को हम लोग पहले 20% से डिक्रीज करते हैं, फिर 25% से इंक्रीज कर देते हैं, या फिर एरिया पर ही बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें आपको ध्यान देना है कि फाइनल आपका जो एक्सप्रेशन आ रहा है उसमें कुछ भी चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा है। इस केस में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि आपका जो है एरर जो है वो नहीं आएगा, लेकिन डेफिनेटली उसने लेंथ और ब्रेड जो है वो गलत नापा था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन में। A dozen pair of socks quoted at rupees 180 are available at discount of 20%। ठीक है, यहाँ पर एक मतलब 12 pairs of socks जो है उसका दाम 180 रखा गया है और इसको बेचा जा रहा है at a discount of 20%। How many pairs of socks can be bought for rupees 48? अगर हम लोग जो है बाई करना चाहे सॉक्स ₹48 का, तो हम लोग कितने पेयर्स ऑफ सॉक्स खरीद पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपके पास क्या है कि आपके पास 12 पेयर्स ऑफ सॉक्स जो है वो ₹180 में मिल रहे हैं। अब 180 में मिल रहे हैं, लेकिन इस पे हमने 20% डिस्काउंट दे दिया। तो किसी पे भी 20% डिस्काउंट दिया तो यानी आप एक्चुअली कितने में सेल कर रहे हैं। तो अगर आप करेंगे तो आपको 20 डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, आप घटा रहे हैं। अब 20% के करस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन क्या होता है आपका 1/5, क्योंकि आपको पता है हम लोग सारा परसेंटेज का क्वेश्चन जो है वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके सॉल्व करते हैं, उसे बहुत आसानी हो जाता है। अगर 20% के करस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन 1/5 है और आप घटा रहे हैं किसी चीज़ को, तो यानी आप क्या कर रहे हैं 1 - 1/5 कर रहे हैं, तो आप बेसिकली 4/5 कर रहे हैं। अब देखिए ₹180 है, ठीक है, तो फाइनल आफ्टर डिस्काउंटेड प्राइस क्या हो जाएगा 4/5 इंटू 180। तो अगर आप करते हैं तो कितना आता है 5 3 = 15 एंड 30 क्या, तो 36, तो कितना हो गया 36 इंटू 4 आपका हो जाएगा 6 4 = 24, 2 4 3 = 12, 144। यानी आपका प्राइस जो आ गया वो आ गया 144 ऑफ 12 पेयर ऑफ सॉक्स। ठीक है, तो यानी एक पेयर का सॉक्स का आपका दाम कितना पड़ा, नेट इफेक्ट आप बोलेंगे तो 144 डिवाइडेड बाई 12, तो आपका कितना आ गया 12 रुपीज़। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी पेयर ऑफ सॉक्स कैन बी बॉट फॉर ₹48। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, एक पेयर ऑफ सॉक्स आपको ₹12 का पड़ रहा है, तो 48 से आप कितना बाई कर पाएंगे, सिंपली 4। तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। ठीक है, बस इसमें कंसेप्ट ऑफ डिस्काउंट लगाना था। क्वेश्चन काफ़ी इजी है। इसी तरह का क्वेश्चन आपसे एक्चुअली सीसैट में भी पूछा जाता है। ठीक है, जहाँ पर आपको डिस्काउंट कर दिया जाएगा, प्रॉफिट दे दिया जाएगा, ठीक है, या कभी प्राइस इंक्रीज कर दिया जाएगा किस सर्टेन परसेंटेज से, तो आपको परसेंटेज के करस्पॉन्डिंग जो फ्रैक्शन होता है उसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। वंस अगर आपको फ्रैक्शन पता है तो आप कुछ भी जो है आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे 20% के करस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन 1/5 लिया, और आपको पता है डिस्काउंट मतलब क्या होता है, हम किसी भी चीज़ को घटा रहे हैं। तो यहाँ पर ₹180 था, तो हमें उस अगर 20% से घटा रहे हैं तो उसका मतलब क्या हो रहा है कि उसमें हम लोग उसी में 180 में ही उसका 1/5 जो है वो घटा दे रहे हैं। तो हमने जो है डायरेक्टली 4/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये छोटे मोटे ऑपरेशंस में अब आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने ऑलरेडी परसेंटेज में जो है बहुत सारा ऐसा ऑपरेशंस कर रखा है। आप जो है प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। The difference between the square of two consecutive odd integers is always divisible by, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर हम लोग किसी भी दो consecutive odd integer का स्क्वायर का डिफरेंस लेते हैं तो वो जो भी डिफरेंस निकल के आएगा वो किस नंबर से हमेशा डिविजिबल होगा। ठीक है, तो अब देखिए आप इस क्वेश्चन को हिट एंड ट्रायल से भी बना सकते हैं कि आप किसी दो consecutive आप ऑड इंटीजर को ले लें। जैसे हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल 3 को और 5 को। ठीक है, ये दोनों ऑड इंटीजर है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसके स्क्वायर को करिए 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो गया 25 और ये कितना हो गया आपका 9, तो आपका कितना आ गया 16। अब देखिए 16 जो है वो किससे किससे डिविजिबल है हमेशा। अगर आप ऑप्शंस देखेंगे तो 3 से नहीं है, 6 से नहीं है,
7 से नहीं है, 8 से है, बस एक ही ऑप्शन दिया हुआ है और आपको बोल रहा है ये जनरलिस्टिक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स इज ऑल्सो डिविजिबल बाय। तो आप यहाँ पर 3 और 5 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर लिए, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं एक ही ऑप्शन 8 निकल के आ रहा है, तो ये सबके लिए यही लागू होगा। आप एग्जाम्पल लेके भी चल सकते हैं, अगर आप 7 ले और आप 5 ले, उस केस में भी आप देखेंगे कि जो भी डिफरेंस आएगा वो डेफिनेटली आपका 8 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो आप सारे में देख रहे हैं कि बस एक ही ऑप्शन आ रहा है 8, तो आप डायरेक्टली जो है इसको हिट एंड ट्रायल से भी बना सकते हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं बनाना है तो इसका अगर दूसरे तरीके से आप इसको सोचें तो आप इसको जनरलिस्टिक वे में भी बना सकते हैं कि अगर देखिए कोई भी ऑड इंटीजर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2x+1 के फॉर्म में। ठीक है, जहां पर आप बोल सकते हैं x आपका वैल्यू जो है वो कहां से कहां रेंज कर रहा है, 0 से लेके कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आप किसी भी ऑड इंटीजर को हम लोग किस फॉर्म में लिखते हैं, 2x+1। आप देख लीजिए x का कुछ भी वैल्यू पुट करिए, ये हमेशा ये एक्सप्रेशन हमेशा आपको ऑड इंटीजर देगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए अगर आपने एक ऑड इंटीजर 2x+1 माना है तो जस्ट इसके बाद नेक्स्ट आपका जो कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर होगा वो क्या हो जाएगा आपका 2x+3। ठीक है, हम लोग क्या करें, एक जनरलिस्टिक एक्सप्रेशन निकाल के दिखा दे रहे हैं, उसमें भी हम लोग देखेंगे कि वो हमेशा 8 से डिविजिबल होगा। ऐसे हमने डायरेक्टली हिट एंड ट्रायल में 2 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर लेके बनाया है, तो उसमें हमारा ऑप्शन आ गया। आप वैसे भी बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये एक 2x+1 अगर आपका एक ऑड इंटीजर है, जो नेक्स्ट उसका कॉन्जिक्यूटिव जो है वो क्या हो जाएगा, 2x+3 हो जाएगा, या आप 2x-1 को भी लेके बना सकते हैं तो आपका सेम आएगा। ठीक है, चलिए अब इनके स्क्वायर का डिफरेंस लेते हैं, तो 2x+3 का स्क्वायर करिए। ठीक है, और आप जो है माइनस कर देंगे हम लोग क्या, 2x+1 का स्क्वायर। अगर आप इसको करते हैं तो देखिए कितना आता है, 4x² आपका आ जाएगा 9 एंड दिस इज 3 to the 6 12x आ गया आपका। ठीक है, इसी वहीं इसको करते हैं तो आपका 4x² -1 एंड दिस इज आपका 4x। ठीक है, 4x² कट गया, आपका कितना बचा, ये देखिए दिस इज आपका 8 एंड दिस इज +8x, तो हम लोग 8 कॉमन निकाल दिए तो क्या बचा, x+1। तो अब आप देखिए आपका फाइनल एक्सप्रेशन क्या आ गया, 8 × x+1। तो ये हमेशा जो है आपका क्या होगा, 8 से डिविजिबल होगा, क्योंकि 8 × समथिंग है, तो ये डेफिनेटली ये पूरा एक्सप्रेशन जो है हमेशा 8 से डिविजिबल होगा। तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। हमने इसको जनरलिस्टिक वे में भी बना दिया, लेकिन आप कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स, क्योंकि अगर ये स्टेटमेंट सही है तो किसी भी 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स के लिए जो है ये स्टेटमेंट सही होगा। आप 3 और 5 ले सकते हैं, 5 और 7 ले सकते हैं, 7 और 9 ले सकते हैं, कोई भी 2 ऑड इंटीजर लीजिए और जो है आप उसको सॉल्व करिए, आप डेफिनेटली देखेंगे कि जो भी डिफरेंस आ रहा है वो 8 से डिविजिबल होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। A store sells 45 shoes in a single month of 4 different brands. एक स्टोर है जो कि 45 शूज सेल करता है इन सिंगल मंथ ऑफ 4 डिफरेंट ब्रांड्स। ठीक है, 4 डिफरेंट ब्रांड का जो है वो शू सेल करता है। इट सेल्स 5 शूज ऑफ डिकैथलॉन, 9 शूज ऑफ नाइकी, 15 शूज ऑफ प्यूमा एंड 16 शूज ऑफ रिबॉक। ठीक है, if the sales is shown in a pie diagram, what will be the central angle subtended by Reebok and Nike combined? अब देखिए ये क्वेश्चन जो है दिस इज अ पाई डायग्राम। आप देख रहे हैं रिसेंट टाइम्स में सीसैट में पाई डायग्राम पे बेस्ड बहुत क्वेश्चन आता है। जैसे आपके अगर आप देखेंगे तो 21 में आपको आया था कि एक ह्यूमन बॉडी का कॉम्पोजिशन दिया हुआ है, उसमें सर्टेन परसेंटेज प्रोटीन है, सर्टेन परसेंटेज फैट है, तो आपको बताना है कि इसका जो है वो कितना सेंट्रल एंगल जो है वो सबटेंड करेगा। ठीक है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है यहाँ पर क्या है कि आपको एक शू का एक दुकान है, ठीक है, एक स्टोर है जो कि एक महीने में 45 शूज सेल करता है। अब उसमें से 5 शू जो है वो डिकैथलॉन कंपनी का है, 9 जो है वो नाइकी का है, 15 जो है वो प्यूमा का है और 16 जो है वो रिबॉक का है। तो आपको बताना है कि अगर यही सेल्स को हम लोग एक पाई डायग्राम में शो करें तो आपका रिबॉक और नाइकी का जो आपका सेल्स है वो जो आपका एंगल बनाएगा वो सेंट्रल एंगल कितना बनाएगा। ठीक है, तो जल्दी से बताइए, एक जल्दी से आपका ऐसे आप एक पाई डायग्राम जो है ऐसा कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अगर नहीं भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है कि आपको नाइकी और रिबॉक का मिला के ये जो है सेंट्रल एंगल ये कितना होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे बनाते हैं, देखिए ये जो टोटल पाई डायग्राम है, ये जो पूरा पाई डायग्राम है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 45 शूज को, 45 शूज को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी 45 शूज इज बेसिकली 100%, 45 शूज इज बेसिकली 100%।
अब होता क्या है, आपको जो भी टोटल 100% होता है वो क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है, 360 डिग्री को। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जो टोटल सेंट्रल एंगल होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री। ठीक है, अब देखिए 45 शूज अगर टोटल है मेरा, तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 360 डिग्री को। ठीक है, और आपको किसके करस्पॉन्डिंग निकालना है, नाइकी और रिबॉक। तो नाइकी का 9 शूज है और रिबॉक का 16 शूज है, यानी टोटल शूज कितना है, 25 शूज का है। तो आपको बताना है कि 25 शूज जो है वो कितना सेंट्रल एंगल सबटेंड करेगा, अगर 45 शूज जो है वो कितना करता है, 360 डिग्री, क्योंकि 45 जो है मेरा टोटल है और टोटल जो है वो क्या होता है, 360 डिग्री। बस आपको रेशियो का गेम है। अगर आप ये चीज समझ जाते हैं कि यहां पर हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इस चीज को, तो आप जो है इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत ईजिली बना सकते हैं। ठीक है, यूनिटरी मेथड लगाते हैं। 45 शूज जो है वो 360 डिग्री रिप्रेजेंट करता है, तो एक शू कितना रिप्रेजेंट करता है, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 45। ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि अगर एक आपका शू 360 डिग्री बाय 360 बाय 45 डिग्री रिप्रेजेंट करता है, तो आपका कितना शूज है यहाँ पर, 9 और 16 यानी प्लस 20, मतलब आपका 25 शूज है। तो बस आप इसमें क्या कर देंगे, इनटू कर देंगे 25। ठीक है, तो 5 5 25, 5 9 45। ठीक है, 9 40, तो ये कितना आ गया आपका 200 डिग्री। तो यानी अगर नाइकी और रिबॉक को हम लोग साथ में मिला दे, तो ये कितना सेंट्रल एंगल आपका सबटेंड कर रहा है, दैट इज 200 डिग्री। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 200 डिग्री। तो जिनका भी 200 डिग्रीज आया है वो बिल्कुल सही आंसर है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन आपको पाई डायग्राम में देखने को मिलेगा। हम लोग ऐसा और भी क्वेश्चन आने वाले वीडियोस में सॉल्व करेंगे, जहां पर आपको कहीं पर हो सकता है कि डायरेक्टली आपको नंबर्स दे दिया जाए, कहीं पर आपको परसेंटेज में दिया जाए। मैं ऐसा भी बोल सकता था कि सर्टेन परसेंटेज ऑफ शू जो है वो नाइकी का है, सर्टेन परसेंटेज ऑफ शू ऑफ रिबॉक का है, तो बताइए ये सेंट्रल एंगल कितना सबटेंड करेगा। तो वहां पर हम लोग कैसे करेंगे, सिंपली देखिए 100% जो है वो रिप्रेजेंट करता है 360 डिग्री। ठीक है, आपका 100%, क्योंकि 100% का मतलब क्या हुआ, टोटल, तो वो रिप्रेजेंट करता है 360 डिग्री। तो उसके और भी कोई दूसरा फ्रैक्शन अगर आप दूसरा परसेंटेज बोलिएगा, जैसे यहाँ पर हम लोग यूनिटरी मेथड लगाएंगे, तो 1% कितना डिग्री रिप्रेजेंट करता है, 360 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, तो आपका कितना आता है, 3.6 डिग्री आता है, 3.6 डिग्री आता है। तो 1% 3.6 डिग्री रिप्रेजेंट करता है, तो कितना भी परसेंटेज अगर आपको निकालना रहे, तो आप डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग और भी देखेंगे, जहां पर आपको पाई डायग्राम का डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। चलिए, तो आपके लिए एक क्वेश्चन जो है लास्ट में, ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके जो है कमेंट सेक्शन में आंसर पोस्ट करना है। ये क्वेश्चन क्या है, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ एवरेज। द एवरेज ऑफ 2 डिजिट नंबर्स विच रिमेन द सेम व्हेन द डिजिट्स इंटरचेंज देयर पोजीशन इज। ठीक है, तो आपको बताना है कि वैसे 2 डिजिट नंबर जिसमें हम लोग जो है अगर नंबर का डिजिट को इंटरचेंज कर दें तो उस नंबर जो है आपको क्या होता है, सेम रहता है। तो वैसे नंबर्स का आपको एवरेज बताना है। ठीक है, आपको एवरेज बताना है कितना होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन का जो है आंसर आप जो है कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिए। अगर आपसे बन जाता है तो बहुत अच्छा, नहीं तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको डेफिनेटली डील करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।